नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। इसके साथ ही सीएम योगी और सीएम धामी भी मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले मुर्मू ने संसद में महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और बिरसा मुंडा की मूर्तियों पर श्रद्धांजलि अर्पित करी। आपको ये भी बता दें कि द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से आने वाली आदिवासी नेता हैं, झारखंड की 9वीं राज्यपाल रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर से विधायक भी रह चुकी हैं। वो पहली ओडिशा की नेता हैं जिन्हें राज्यपाल बनाया गया था। इससे पहले बीजेपी गठबंधन सरकार में साल 2002 और 2004 तक वो मंत्री भी रह चुकी हैं। तो इस बीच राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी और अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से दे रहे हैं, वो विपक्ष से जुड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी के सांसदों और विधायकों की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव ने ये बैठक बुलाई थी। आजम खान, शफीकुर रहमान बर्क, एसटी हसन इस बैठक में नहीं पहुंचे। विधायकों और सांसदों को वोटिंग के तरीके बताए गए हैं। राष्ट्रपति चुनाव में सपा का यशवंत सिन्हा को समर्थन है। अखिलेश यादव ने यशवंत सिन्हा को समर्थन दिया है। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। तौकीर किदवई हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। तौकीर, ये बैठक समाजवादी पार्टी की जो चल रही थी समाप्त हो चुकी है। यशवंत सिन्हा बनाम द्रौपदी मुर्मू, कितना सशक्त ये प्रतिद्वंद नजर आता है? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो दल है, विपक्षी दल, वो साफ तौर पर यशवंत सिन्हा के साथ ही नजर आएंगे। वो उसके पीछे वजह भी है क्योंकि अखिलेश यादव के चुनाव में, यानी कि 2022 की जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, तो ममता बनर्जी यहाँ पर आई थी और फुटबॉल फेंक कर यहाँ पर इशारा किया था कि वो पूरी तरह से अखिलेश यादव के साथ हैं। तो जाहिर तौर पर अब यशवंत सिन्हा वहाँ से राज्यसभा सांसद थे, उनको मौका दिया है ममता बनर्जी ने। तो जाहिर तौर पर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की जो बॉन्डिंग है उसके हिसाब से वो तस्वीर साफ है कि वो यशवंत सिन्हा के साथ ही नजर आएंगे। कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं यशवंत सिन्हा, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल रहे। तो फिलहाल उनका कई दलों के साथ, जो बड़े नेता हैं उनके साथ संपर्क रहा है। तो साफ तौर पर कांग्रेस का भी समर्थन मिलेगा और जो बड़े दल हैं उनका भी समर्थन मिलेगा। तो फिलहाल ये तो माना जा रहा है कि विपक्ष की जो बड़ी पार्टियां होंगी, अलग अलग चाहे राज्यों की पार्टियां हों, वो यशवंत सिन्हा के साथ नजर आएंगी। लेकिन जो कार्ड है, दलित कार्ड है, आदिवासी कार्ड है जो भारतीय जनता पार्टी का, वो बहुत मायने रखेगा। इसकी वजह से कई ऐसे दल हैं जो इस राजनीति पर, जो दलित राजनीति करते आए हैं, उनको भी अब द्रौपदी मुर्मू को ही वोट कराना होगा। क्योंकि वो राजनीति अगर वो नहीं करते हैं, उनके से वोट नहीं जाता है, तो कहीं ना कहीं मैसेज जाएगा कि दलित विरोधी हैं। इस छवि से बचने के लिए भी लोग द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे। तो फिलहाल अभी देखना होगा कि आगे अभी और समीकरण कैसे बैठते हैं। फिलहाल दो ऐसे जो दल थे उन्होंने समर्थन दे भी दिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बैठक भी हुई, उसमें भी इस तरह का ऐलान किया गया। और खास बात है कि इसमें कई जो बड़े दिग्गज नेता थे वो तो नजर नहीं आए, लेकिन जो बाकी विधायक थे, खासतौर पर जो पहली बार विधायक चुने गए हैं, नेताओं का जिक्र आप तौकीर कर रहे हैं। यहाँ पर मैं 3 नेताओं का नाम लेना चाहूंगी, आजम खान, शफीकुर रहमान बर्क और एसटी हसन। ये तीनों ही नहीं पहुंचे इस बैठक में। इससे क्या संदेश समझा जाए? अब देखिए, ये पुराने दिग्गज नेता हैं, सारी इनको प्रक्रिया मालूम है और जो भी संदेश होगा पार्टी की तरफ से वो इसे मानेंगे भी। साफ तौर पर तो इनका बहुत आना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं लगता था, इसलिए शायद वो नहीं आए। जबकि समाजवादी पार्टी के साथ हैं, वो लगातार इस तरह के बयान भी देते हैं। आजम खान भी बयान दे रहे हैं और बाकी एसटी हसन तो समाजवादी पार्टी के सांसद भी हैं और इस तरह से शफीकुर रहमान भी सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। तो जाहिर तौर पर जो आज बैठक थी, जो उद्देश्य था बैठक का, वो यशवंत सिन्हा को लेकर था कि पूरी पार्टी उनको वोट करेगी। उनके जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो सब वोट करेंगे यशवंत सिन्हा को और उसकी बारीकियां को भी समझाना था। कि कई बार ऐसे विधायक हैं जैसे पंकज पटेल हैं, शिवकतुल्लाह के बेटे हैं अंसारी, वो हैं, और उसके अलावा अब्बास अंसारी हैं, मुख्तार अंसारी के बेटे। इस तरह से कई ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार चुनाव जीते हैं, जो प्रक्रिया से पहली बार गुजरेंगे, कैसे राष्ट्रपति को चुना जाता है। तो साफ तौर पर इस तरह की जानकारियां भी देनी थी, तो इसलिए भी इस बैठक को अहम माना जा रहा था समाजवादी पार्टी में। चलिए, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तौकीर ने आपको साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से सूबे के अंदर हलचल जो है वो तेज है।
राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर यशवंत सिन्हा का सपोर्ट समाजवादी पार्टी कर रही है, यानी कि सूबे का विपक्ष कर रहा है। दूसरी तरफ एसटी हसन और शफीकुर रहमान बर्क और आजम खान की मौजूदगी को इतनी ज्यादा तवज्जो देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कहा जा रहा है ये कि वो पार्टी लाइन पर ही चलेंगे और इस मीटिंग में पहुंचना ना पहुंचना बहुत बड़ी बात नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार के बुलडोजर एक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। सरकार की तरफ से कोर्ट में गुरुवार को जवाब दाखिल किया गया था, जबकि आज विपक्षी जमीयत उलेमाए हिंद के वकील अपना पक्ष रखने वाले थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय भी सुनाने वाला था। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया था कि सरकार ने जमीयत उलेमाए हिंद को गलत तरीके से बताया है, गलत ठहराया है कि उसने गलत रंग देने की कोशिश करी है। इस मामले में आज सुनवाई भी हो रही है। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से गैंगस्टर और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आपको आगे ये भी बता दें कि अगली सुनवाई 29 जून को होने वाली है, क्योंकि जमीयत उलेमाए हिंद ने सीधे तौर पर और वक्त मांगा है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 3 जून और 10 जून को जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज, सहारनपुर, हाथरस इन तमाम जिलों में हिंसा भड़की थी। सरकार इस बार और भी ज्यादा सतर्क रही। सरकार ने 24 जून यानी कि जुमे की नमाज को लेकर प्रदेश भर में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए थे। जिला और प्रशासन हर हाल में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए उसको कहा गया था। सभी संवेदनशील स्थलों पर वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी थी। यहां सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और वीडियो कैमरास के जरिए निगरानी रखी जा रही थी। पिछले अनुभवों से सीख लेते हुए सरकार इस बार कोई कोताही बरतना नहीं चाहती थी। तस्वीरें भी आप देख पाएंगे नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़ और लखनऊ की। लखनऊ में जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हो गई है। जिला प्रशासन से लगा के पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से तैनात था। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही थी और हम इस वक्त टीले वाली मस्जिद के कुछ तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एंट्री पॉइंट है, इसका मेन गेट है टीले वाली मस्जिद का। यहाँ पर आरएफ की तैनाती की गई थी। इसी गेट से लोग जो मुस्लिम भाई वो आ रहे थे और इसी गेट से जा रहे थे। दूसरी तरफ भी आपको दिखाएंगे, ये आरएफ की तैनाती पहले उसमें लगाई गई थी और रोड के दूसरी तरफ पीएससी के साथ साथ पुलिस भी लगाई गई थी। वाटर कैनन की गाड़ियां यहाँ पर पहले इकट्ठा कर ली गई थी। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो उससे हर तरीके से निपटा जा सके। जो सोशल मीडिया की अलग टीम बनाई गई है ताकि जो अफवाहों का बाजार गर्म न होने पावे। अक्सर देखा जाता है जो उपद्रवी होते हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाते हैं और एक छोटी सी जो मुहिम होती है बड़ी लड़ाई के रूप में, बड़े दंगे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो लखनऊ पुलिस पहले से सुबह से तैनात थी और उसके पहले से फ्लैग मार्च निकाल रही थी, ताकि धर्म गुरुओं से बात कर रही थी ताकि जो जुमे की नमाज है किसी प्रकार की दिक्कत न होने पावे। अराजक तत्वों पर विशेष तौर से नजर रखी गई है। कैप्टन आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। वहीं दूसरी तरफ देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध जारी है। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ स्कीम के विरोध में अब संयुक्त किसान मोर्चा भी कूदा। अग्निपथ योजना के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने आज सड़कों पर उतरने का ऐलान किया हुआ था। प्रदेश के कई हिस्सों में इस योजना के विरोध में किसान संगठनों से जुड़े लोग प्रदर्शन करते नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 7 जगहों की तस्वीरें हैं। तासीर पूरे सूबे की समझने की कोशिश कीजिए। राकेश टिकैत ने 20 जून को आह्वान किया था कि देश भर के हर जिले और हर तहसील मुख्यालयों पर अग्निपथ योजना का विरोध करें और उसका असर सूबे में नजर भी आया है। हरदोई, गाजियाबाद, गाजीपुर, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार और फर्रुखाबाद। वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर भी भारतीय किसान यूनियन ने अग्निपथ के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने सरकार को जमकर कोसा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने भी धरने में पहुंचकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सरकार को कोसते हुए कहा कि आज देश बारूद के ढेर पर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उन्होंने अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं के साथ खड़े होकर लड़ने का आह्वान किया। हालांकि उन्होंने युवाओं की तरफ से की गई हिंसा को भी गलत बताया। जो आज का युवा है जो आज सड़कों पर आ रहा है, इनके सामने समस्या है। सरकार ने इस तरह का 4 साल का जो वो करके अब 4 साल में भर्ती भी हो जाएंगे, रिटायर भी हो जाएंगे, तो एक ही भद्दा मजाक करा जा रहा है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए, सुलह मशवरे तक काम करे भाई हम क्या करने जा रहे। जो अच्छा है पहले तो काम चलते आ रहे, भर्ती भी हो,
17-18 साल की सर्विस है, उसमें ये आदमी रिटायरमेंट ले सके और एक अच्छा काम चलता रहे। तो 4 साल का क्यों करा? 4 साल का तो कहीं कुछ भी नहीं होता। तो वहीं दूसरी तरफ सांसद वरुण गांधी ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर आलोचना करते हुए एक ट्वीट किया है। शुक्रवार को सांसद ने ट्वीट पर लिखा कि अल्पावधि की सेवा करने वाले अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं है, तो जनप्रतिनिधियों को ये सहूलियत क्यों? सांसद ने आगे लिखा है कि राष्ट्र रक्षकों को पेंशन का अधिकार नहीं है, तो मैं भी खुद की पेंशन छोड़ने को तैयार हूं। सांसद ने सवाल उठाया कि क्या हम विधायक, सांसद अपनी पेंशन छोड़कर ये नहीं सुनिश्चित कर सकते कि अग्निवीरों को पेंशन मिले? आपको बता दें कि वरुण गांधी की तरफ से इस योजना की घोषणा के बाद इसके कई प्रावधानों पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। वो सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं की मांगों का समर्थन करते रहे हैं और ट्विटर पर इस तरीके के अपने विचार लिखते रहे। तो इस बीच बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। मथुरा से बड़ी खबर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का मथुरा दौरा होगा। 27 जून को मथुरा पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। बांके बिहारी के दर्शन करेंगे। राष्ट्रपति वृद्धाश्रम कृष्णा कुटीर भी पहुंचेंगे। विधवा माताओं से मुलाकात करते नजर आएंगे। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। राष्ट्रपति के दौरे से संबंधित ये जो खबर है, मथुरा का दौरा करने वाले हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुरेश सैनी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुरेश, 27 जून की तारीख जब महामहिम मथुरा की धरती पर होंगे, बांके बिहारी के दर्शन करेंगे और तमाम अन्य भी कार्यक्रम हैं, उसको देखते हुए सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं क्षेत्र में? जी पूजा, मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 27 तारीख को यहाँ आने वाले हैं। जैसा कि अभी तक उनका कोई आधिकारिक पुष्टि जो है कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन फिर भी जैसी सूचना है, प्रशासन पूरी तैयारी में लगा है और यहाँ जिस तरह से बताया जा रहा है कि लगभग 9:45 बजे वो वृंदावन पहुंचेंगे, जहां पहले बांके बिहारी के दर्शन करेंगे। बांके बिहारी में पूजा अर्चना के बाद फिर वो कृष्णा कुटीर जो विधवा आश्रम है, जहाँ पे विधवा माताएं रहती हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। उनसे अपने उनके जो तजुर्बे हैं उनको वो साझा करेंगे। जिस तरह से वो आत्मनिर्भर योजना के तहत वहाँ पे कई तरह की मोमबत्ती, अगरबत्ती, धूपबत्ती, इस तरह की जो सामग्रियां बनाती हैं, उनसे उनका अनुभव साझा करेंगे, उनको लेकर के उनसे बात करेंगे। और जिस तरह से अगर बात करें उनकी सुरक्षा की, तो प्रशासन कई दिनों से यहाँ पे जो है उनकी सुरक्षा की तैयारी में लगा है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि उस राष्ट्रपति कोविंद के कार्यक्रम को लेकर के 5 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, जिसमें एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर के लिए, एक राज्यपाल महोदय के लिए और 3 हेलीकॉप्टर के हेलीपैड राष्ट्रपति महोदय के लिए बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे 5 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। और उसको तैयारी को सुरक्षा के भी काफी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। और अभी जिस तरह से जैसे अभी 24 तारीख है, अभी 27 तारीख में 3 दिन है, तो जब तक उनका आधिकारिक कोई कार्यक्रम नहीं आता, तो तब तक उनके जो है संभावित कार्यक्रम को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और तैयारियां जोरों पर है। बहुत शुक्रिया सुरेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। हालांकि इस बात की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है कि राष्ट्रपति कब तक पहुंचेंगे और उनका एग्जैक्टली शेड्यूल क्या रहने वाला है, लेकिन जिस तरीके से संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 27 जून को महामहिम मथुरा की धरती पर होंगे और बांके बिहारी के दर्शन करेंगे, उसको लेकर के सुरेश सैनी ने आपको तमाम जानकारियां दी हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात उत्तराखंड की करते हैं। विकास कार्यों की निगरानी को लेकर जनता की समस्याओं से रूबरू होने के लिए अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हफ्ते में 2 दिन हर जिले में जाकर प्रवास करने वाले हैं। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भी सभी डीएम को मुख्यमंत्री की इस मुहिम के बारे में एक गाइडलाइन जारी कर दी है। इस अभियान से प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की रफ्तार में इजाफा देखने को मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। जी चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भ्रमण करें और सभी ज़िलों में उनका प्रवास हो। तो अब हम लोगों ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम बन रहा है, जुलाई महीने से ही शुरू हो जाएगा, वो प्रत्येक शुक्रवार शनिवार को किसी ज़िले में प्रवास करेंगे। और उसी प्रकार से प्रत्येक सप्ताह एक समीक्षा बैठक होगी, एक माननीय मंत्री के सभी विभागों को लेकर, और कैबिनेट के भी डेज फिक्स्ड हैं। तो ये एक बेहतर व्यवस्था बनाने का प्रयास है जो मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिम में जैव विविधता की भरमार है। यही वजह है कि शिकारियों, तस्करों और माफियाओं की नजर यहां पर बनी रहती है।
जिनके खिलाफ समय समय पर कार्रवाई की जाती है। अगर आंकड़ों पर आप गौर करेंगे तो वन प्रभाग ने 3 महीने यानी कि अप्रैल, मई और जून में अवैध कटान और खनन में शामिल 42 वाहनों पर कार्रवाई की है, जिनमें से 28 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। आपको ये बता दें कि रामनगर वन प्रभाग के तराई पश्चिमी की ओर से लगातार वन तस्करों और खनन के खिलाफ धरपकड़ की कार्रवाई जारी है। खासकर तराई पश्चिमी की टीम रामनगर, कोसी नदी, बन्ना खेड़ा, इन तमाम जगहों पर अवैध खनन करने वाले माफिया नजर बनाए हुए रहते हैं। इसी का नतीजा है कि बीते 3 महीने में तराई पश्चिमी से कुल 42 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित हुई है और इनको सीज किया गया। साथ ही उनसे 28 लाख रुपए का वसूली भी हुई है। अप्रैल, मई, जून में हमने कुल 42 वाहन जब्त किए हैं, जिससे हमको 28 लाख रुपया जुर्माने के रूप में मिला है और 8 वाहन हमने राजसात किए हैं। अवैध खनन के विरुद्ध लगातार हमारी टीमें जो है गश्त कर रही हैं रात और दिन, और संवेदनशील स्थानों पर छापामार कार्रवाई भी की जा रही है। पिछले वर्ष 2 करोड़ रुपया हमने वाहनों से जुर्माने के रूप में लिया। तो वहीं उत्तराखंड में राज्य सरकार ने तबादलों में सख्ती दिखाई तो विभागीय मंत्रियों ने भी इस पर अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। खासतौर पर कृषि, उद्यान और ग्रामीण विकास विभाग में तो अब तक कई ऐसे कर्मचारी हैं, उनके अटैचमेंट खत्म किए जा चुके हैं। आंकड़ों के लिहाज से अगर आप नजर डालेंगे तो उद्यान विभाग में अब तक 160 कर्मचारियों की संबद्धता खत्म हुई है। इसके बाद उन्हें फील्ड में भेजा गया। इसी तरीके से कृषि विभाग में 46 कर्मचारियों के अटैचमेंट्स को खत्म किया गया, जबकि ग्रामीण विकास विभाग में 15 कर्मचारियों को फील्ड में भेजकर उनकी संबद्धता यानी कि अटैचमेंट्स को खत्म किया गया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार की तरफ से प्रदेश में तबादलों को उद्योग न बनाए जाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए थे और इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री के अपने स्तर पर अपने प्रभागों में तब्दीलियां की हैं। सबसे पहले मैंने जिन अधिकारियों को फील्ड में होना चाहिए था और वो देहरादून में बैठे हुए थे, मैंने 100 हॉर्टिकल्चर के अंदर 160 कर्मचारियों का मैंने अटैचमेंट समाप्त किया है, उनको फील्ड पर भेजा है। एग्रीकल्चर में मैंने 46 लोगों का समाप्त किया है। ग्राम विकास में मैंने 15 लोगों का समाप्त किया है। क्योंकि जिस भावना के साथ ये राज्य बना था, मैं तो आंदोलन में रहा हूँ, जेल गया हूँ, पुलिस की मार खाई, इस पीड़ा को मैंने झेला है। वो इसलिए बना था कि आज जो हमारी लखनऊ से योजनाएं बनती थी, हमारे सीमांत क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में उसका लाभ नहीं मिलता था। और उसके बाद भी ये स्थिति रहे कि कर्मचारी फील्ड में रहकर यहाँ रहे, ये हमने सुनिश्चित किया है। और मैं लगातार हर चीज की मॉनिटरिंग खुद कर रहा हूँ। तो आप सुन रहे थे गणेश जोशी को साफ तौर पर कह रहे हैं कि हर चीज़ की मॉनिटरिंग वो खुद करे और मॉनिटरिंग होनी भी चाहिए और इस तरीके के अटैचमेंट्स जो हैं कर्मचारियों के वो खत्म होने चाहिए ताकि एक पद पर रहकर उसका ज़्यादा देर तक लाभ ना लिया जा सके। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।